कहानी की शुरुआत में एक आदमी जिसका नाम ओल्ड माँ होता है समुद्र में मछली का चारा डाल रहा होता है। चारा पानी में जाते ही ज्यादा समय नहीं लगता। आसपास घूम रही बड़ी सफेद शार्क उसकी गंध से आकर्षित होकर तेजी से उसकी तरफ आने लगती है। इसके बाद वह एक लोहे के पिंजरे में एक कपल को बैठाकर पिंजरे को पूरी तरह बंद कर देता है। धीरे धीरे वह पिंजरा पानी के अंदर नीचे उतरने लगता है। शुरुआत में जो कपल काफी घबराए हुआ था, अब उनका डर धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि उनकी नजर अब सामने दिख रहे खतरनाक लेकिन रोमांचक दृश्य पर टिक जाती है। यह दरअसल समुद्र के बीच होने वाला एक बेहद रोमांचक डाइविंग एक्सपीरियंस होता है, जहां लोग पैसे देकर समुद्र की सबसे खतरनाक शिकारी शार्क को बहुत करीब से देखने का मौका पाते हैं। बहुत जल्दी यह इंसान और शार्क के साथ पानी में उतरने वाला अनुभव खत्म हो जाता है और सब कुछ सामान्य लगता है। जब वो कपल वापस जहाज के डेक पर आते हैं तो वे अभी भी उत्साह में उस अनुभव को याद कर रहे होते हैं, जैसे उन्होंने कोई जिंदगी का सबसे रोमांचक पल जी लिया हो। लेकिन तभी अचानक माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जहाज का कप्तान, जो अब तक बहुत दोस्ताना और मददगार लग रहा था, अचानक अपना असली रूप दिखाता है। वह बिना किसी चेतावनी के एक चाकू निकालता है और सीधे आदमी पर हमला कर देता है। आदमी को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिलता। उसके शरीर से तेजी से खून बहने लगता है। वह दर्द से तड़पने लगता है। उसका शरीर अनियंत्रित होकर कांपने लगता है और इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, कप्तान उसे जोर से धक्का देकर सीधे समुद्र में गिरा देता है। जैसे ही वह पानी में गिरता है, वहाँ मौजूद शार्क तुरंत उसकी तरफ टूट पड़ती है और वह कुछ ही पलों में उनका शिकार बन जाता है, मानो वो उनके लिए खाने के बाद मिलने वाला डेजर्ट हो। दरअसल इस कप्तान के क्रूर व्यवहार के पीछे एक बहुत ही डरावना अतीत छिपा हुआ है। जब वह छोटा था तब एक बार डाइविंग के दौरान उस पर शार्क ने हमला कर दिया था। उस घटना में वह बुरी तरह जख्मी हो गया था। हालांकि वह किसी तरह बच निकला, लेकिन उस दिन का डर और दर्द उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गया। यह अनुभव इतना भयानक था कि उसने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। अब वह चाहता है कि जो लोग शार्क देखने के लिए आते हैं वे भी उसी डर, दर्द और बेबसी को महसूस करें जो उसने बचपन में झेली थी। इसी वजह से उसने एक पुरानी मछली पकड़ने वाली नाव खरीदी और उसे किनारे पर खड़ा कर दिया। वह लोगों को टूर के नाम पर बहलाता है, उन्हें समुद्र में ले जाता है और फिर मौका देखकर उन्हें अपना शिकार बना देता है। उसका पूरा सिस्टम ऐसा होता है कि जो लोग खुद सस्ते में रोमांच ढूंढते हुए उसके पास आते हैं, वही उसके जाल में फंस जाते हैं, जैसे खुद ही फंसने के लिए तैयार शिकार। लेकिन क्योंकि उसका काम पूरी तरह गैर कानूनी होता है, इसलिए ज्यादा लोग उसके पास नहीं आते। ज्यादातर वो लोग ही फंसते हैं जो पैसे बचाने के चक्कर में सस्ता विकल्प चुनते हैं। धीरे धीरे इतने कम शिकार उसके लिए काफी नहीं रहते। उसके अंदर का पागलपन और भी बढ़ने लगता है और अब वह अपने बनाए हुए नियमों को भी तोड़ने लगता है। उसी समय एक लड़की, जिसका नाम आना है, समुद्र किनारे सर्फिंग कर रही होती है। वह मस्ती में इतनी खो जाती है कि समय का ध्यान ही नहीं रहता और जब वह वापस किनारे आती है तब तक रात काफी गहरी हो चुकी होती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी कार की चाबी कहीं खो गई है। आसपास अब लगभग सब लोग जा चुके होते हैं और वहाँ सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी होती है जो अभी तक नहीं गई। आना उस गाड़ी के पास जाती है और उसके मालिक से मदद मांगती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वह गाड़ी उसी ओल्ड माँ की है। जैसे ही ओल्ड माँ आना को देखता है, उसकी नजर तुरंत उस पर टिक जाती है। आना की खूबसूरती और उसका बेफिक्र अंदाज उसे आकर्षित करता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वह दिखावे के लिए वहाँ से चला जाता है, जैसे उसे कोई दिलचस्पी ही ना हो। उधर आना बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करने में लगी होती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। और फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के वह गायब हो जाती है, जैसे जमीन निगल गई हो। जब उसका बॉयफ्रेंड रेग उससे संपर्क नहीं कर पाता तो वह घबरा जाता है। वह उसकी लोकेशन के आधार पर उसे ढूंढने के लिए वहाँ पहुँचता है, लेकिन वहाँ आना का कोई निशान नहीं मिलता। वह बार बार उसे कॉल करता है, उम्मीद करता है कि शायद वह फोन उठाए, लेकिन तभी उसे एक अजीब चीज सुनाई देती है। फोन की घंटी एक कार के अंदर से आ रही होती है। उधर आना धीरे धीरे होश में आती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो खुद को एक अंधेरे और बंद कमरे में पाती है। उसका शरीर एक लोहे के बिस्तर से हथकड़ी के जरिए बांधा हुआ होता है। वह घबराकर इधर उधर देखने लगती है, समझने की कोशिश करती है कि वह कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है। तभी उसकी नजर पास वाले बिस्तर पर जाती है, जहां एक और लड़की बंधी हुई होती है। ये लड़की वही पर्यटक लीसा होती है जो पहले ओल्ड माँ का शिकार बन चुकी है। लीसा उसे बताती है कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। वह कहती है कि चाहे जितना भी चिल्लाओ, कोई भी उनकी आवाज नहीं सुन सकता, क्योंकि वे इस वक्त समुद्र के बीचों बीच हैं, जहाँ आस पास कोई नहीं है। लेकिन आना हार मानने वालों में से नहीं होती। वह लगातार कोशिश करती रहती है कि किसी तरह यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। दूसरी तरफ लीसा पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह मान चुकी होती है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि वह यहाँ फंसी हुई है।
फिर भी आना के अंदर उम्मीद बाकी होती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढ रहा होगा। सच में उस समय रेग पुलिस के पास जा चुका होता है और रिपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस यह कहकर केस दर्ज नहीं करती कि अभी सिर्फ एक रात ही हुई है और इतने कम समय में किसी को मिसिंग घोषित नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे दिन बीत जाता है और रात फिर से आ जाती है। पूरे दिन की थकान के बावजूद आना हार नहीं मानती। वह खुद को संभालती है और लीसा से बात करती रहती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। लगातार बात करने और हिम्मत देने से लीसा के अंदर का डर थोड़ा कम होने लगता है। तभी अचानक आना को एक चीज नोटिस होती है। वह देखती है कि लीसा का स्विमसूट कई दिनों से पहने होने के बावजूद अपनी शेप में बना हुआ है। इससे उसे शक होता है कि उसके अंदर कोई तार या फ्रेम लगा हुआ होगा। जैसे ही वह यह बात बताती है, लीसा तुरंत समझ जाती है और बिना समय गंवाए अपना स्विमसूट उतारकर आना की तरफ फेंक देती है। आना ध्यान से उसे चेक करती है और सच में उसे उसके अंदर से एक पतली धातु की तार मिल जाती है। अब उसे लगता है कि शायद इसी तार की मदद से वह हथकड़ी खोल सकती है। वह तुरंत उस तार को इस्तेमाल करते हुए ताला खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी अचानक बाहर से किसी के चलने की आवाज आने लगती है। दरवाजे के बाहर से आती कदमों की आवाज धीरे धीरे साफ होने लगती है और कुछ ही पलों में ओल्ड माँ खाने पीने की चीजें लेकर कमरे के अंदर दाखिल होता है। जैसे ही वह अंदर आता है, माहौल फिर से तनाव से भर जाता है। लीसा उसे देखकर सतर्क हो जाती है। वह उसके हाथ से कुछ भी लेने में हिचकिचाती है, क्योंकि उसे पता है कि इस आदमी पर भरोसा करना बेहद खतरनाक है। लेकिन काफी देर तक भूखे प्यासे रहने के बाद उसका शरीर जवाब देने लगता है और आखिरकार वह मजबूरी में पानी का गिलास पकड़ लेती है। उधर ओल्ड माँ की नजर बहुत तेज होती है। जैसे ही वह बिस्तर पर पड़े कंबल को हल्का सा खिसकता हुआ देखता है, उसे शक होता है कि शायद लीसा ने कपड़े नहीं पहने हुए हैं। वह इस बात को लेकर सवाल करने ही वाला होता है, तभी आना जानबूझकर उसे गुस्से में भला बुरा कहना शुरू कर देती है ताकि उसका ध्यान भटक जाए। उसकी ये चाल काम कर जाती है और ओल्ड माँ का फोकस लीसा से हटकर आना पर चला जाता है। आना बिना देर किए खाना अपने हाथ में ले लेती है। उसे अच्छे से समझ में आ चुका होता है कि अगर उसे यहाँ से जिंदा निकलना है तो उसे अपनी ताकत बनाए रखनी होगी, इसलिए वह मजबूरी में ही सही लेकिन खाना खा लेती है। ओल्ड माँ कुछ देर तक उन्हें देखता रहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वह जाता है, आना तुरंत फिर से उस तार को निकालती है और हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीतता कि उसे चक्कर आने लगते हैं। उसकी नजर धुंधली होने लगती है और शरीर कमजोर पड़ने लगता है। उधर लीसा भी अचानक बिस्तर पर ढीली पड़ जाती है, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। कुछ ही पलों में आना के हाथ से वह तार भी छूट जाती है। अब उसे समझ आता है कि जो पानी उन्होंने पिया था उसमें कुछ मिलाया गया था, कोई नशीली दवा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी आंखें भारी होने लगती हैं और वह बेहोशी में चली जाती है। काफी देर से इंतजार कर रहा ओल्ड माँ धीरे धीरे मुस्कुराते हुए वापस कमरे में आता है। उसे पहले से ही अंदाजा था कि दोनों कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। उनकी हर हरकत पर उसकी नजर थी। जब आना दोबारा होश में आती है तो वह खुद को उसी तरह बंधा हुआ पाती है, लेकिन इस बार जगह बदल चुकी होती है। अब वह जहाज के डेक पर होती है। उसके पास ही लीसा जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। ओल्ड माँ आगे बढ़ता है और लीसा के बालों का एक छोटा सा गुच्छा काट लेता है। फिर वह उसे हल्के से थपथपाकर होश में लाता है। इसके बाद वह पास जाकर एक मशीन का बटन दबाता है। जैसे ही मशीन चालू होती है, आना की नजर सामने जाती है और वह देखती है कि लीसा को एक लोहे के पिंजरे जैसी संरचना में बांधकर एक हाइड्रोलिक आर्म से लटका दिया गया है। ओल्ड माँ धीरे धीरे उस लीवर को आगे बढ़ाता है और लीसा का शरीर हवा में लटकते हुए धीरे धीरे डेक से दूर जाने लगता है। असल में ओल्ड माँ पहले ही समुद्र में चारा डाल चुका होता है और नीचे पानी में कई शार्क इकट्ठा हो चुकी होती हैं। जैसे ही दोनों को यह समझ आता है कि क्या होने वाला है, वे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। लेकिन ओल्ड माँ ने सब कुछ सोच समझ कर किया होता है। वह जानबूझकर रात के समय ही यह सब करता है ताकि कोई उसे देख न सके। इस वक्त समुद्र के बीचों बीच उनके अलावा कोई नहीं होता। लीसा पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन वह बेबस होती है। हाइड्रोलिक आर्म धीरे धीरे उसे नीचे ले जाता है, लेकिन ओल्ड माँ उसे पूरी तरह पानी में नहीं डुबोता। वह सिर्फ उसके शरीर का आधा हिस्सा पानी में जाने देता है, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ हत्या नहीं है, ये एक रिकॉर्डिंग है। वह इस पूरी घटना को कैमरे में कैद कर रहा होता है। कुछ ही सेकंड में शार्क लीसा पर हमला कर देती हैं। वे उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं और उसके शरीर को नोचने लगती हैं। खून तेजी से पानी में फैलने लगता है और आसपास का समुद्र लाल हो जाता है। ओल्ड माँ ध्यान से हर पल को रिकॉर्ड करता है। लीसा का डर, उसकी चीखें, उसकी आखिरी सांसें, सब कुछ उसके लिए यह एक तरह का कलेक्शन होता है। इसके बाद वह आना की तरफ मुड़कर उसे बताता है कि उसका नंबर अगली रात आएगा। वह जानबूझकर उसे पहले से बता देता है ताकि वह पूरे समय डर और इंतजार में तड़पती रहे।
आना पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह बेबसी में दीवार पर अपना नाम खोदने लगती है ताकि अगर कभी कोई यहाँ आए तो उसे पता चल सके कि उसके साथ क्या हुआ था और इस अपराधी को सजा मिल सके। लेकिन तभी उसे दीवार पर कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं, जैसे किसी ने पहले भी वहाँ कुछ लिखा हो और फिर मिटाने की कोशिश की हो। आना तुरंत चादर से उस हिस्से को जोर जोर से साफ करने लगती है। कुछ ही देर में एक नाम साफ नजर आने लगता है। ये किसी और शिकार का नाम होता है जिसने भी यही उम्मीद में अपना नाम छोड़ा था कि कोई उसे ढूंढ पाएगा। जब वह ध्यान से पूरी दीवार को देखती है तो उसे कई ऐसे ही मिटाए गए निशान दिखाई देते हैं। इसका मतलब साफ होता है ओल्ड माँ ने इससे पहले भी कई लोगों को यहाँ लाकर मारा है। उधर ओल्ड माँ अपने काम में लगा होता है। वह लीसा के बालों को एक कवर में रखता है, फिर उस वीडियो टेप को जिसमें उसका नाम लिखा होता है उसी के साथ रख देता है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि बाद में जब वह इन रिकॉर्डिंग्स को देखे तो आसानी से पहचान सके कि कौन सा शिकार कौन था, क्योंकि अब उसके पास ऐसे शिकारों का काफी बड़ा कलेक्शन हो चुका होता है। सुबह होते ही समुद्र फिर से शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही नहीं। बस पानी पर तैरता हुआ एक टूटा हुआ रस्सा ही उस खौफनाक घटना की गवाही देता है। थोड़ी देर बाद ओल्ड माँ फिर से आना के पास खाना लेकर आता है, लेकिन इस बार आना साफ मना कर देती है। वह उसे गालियां देती है और कहती है कि वह सिर्फ एक पागल नहीं बल्कि एक कायर भी है जो सिर्फ कमजोर और बेबस औरतों पर हमला करता है। वह यह भी कहती है कि शायद उसके साथ पहले कुछ बुरा हुआ होगा इसलिए वह ऐसा बन गया है। लेकिन ओल्ड माँ पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। वह ऐसे तानों का आदी हो चुका होता है। वह बस शांत होकर कहता है कि अगर उसे टॉयलेट जाना हो तो बिस्तर के पास रखी बाल्टी का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन यही बात अचानक आना के दिमाग में एक आइडिया दे देती है। ओल्ड माँ के जाने के बाद आना तुरंत उस बाल्टी की तरफ ध्यान देती है जो बिस्तर के पास रखी होती है। पहले वह उसे सामान्य नजर से देखती है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह धीरे धीरे उसे उठाकर ध्यान से जांचने लगती है। कुछ ही पलों में वह बाल्टी के हैंडल को खोल लेती है और उसे जोर लगाकर तोड़ देती है। अब उसके हाथ में एक नुकीला अस्थायी हथियार होता है जिसे वह जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकती है। दूसरी तरफ ओल्ड माँ आराम से बैठकर खाना खा रहा होता है और साथ ही पिछली रात की रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। वह उस दर्दनाक वीडियो को ऐसे देख रहा होता है जैसे कोई अपनी पसंदीदा फिल्म देखता है, लेकिन उसके चेहरे के भावों को गौर से देखने पर साफ समझ आता है कि अंदर से वह उतना शांत नहीं है जितना दिख रहा है। उसके अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और फिर रात हो जाती है। ओल्ड माँ अब और इंतजार नहीं कर पाता। वह उत्साह में आकर फिर से अपनी तैयारी शुरू कर देता है। वह दवा तैयार करता है और सोचता है कि आज वह आना को भी उसी तरह खत्म करेगा जैसे उसने बाकी लोगों के साथ किया था। उसके मन में एक अजीब सा रोमांच और पागलपन साफ दिखाई देता है, लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि इस बार हालात उसके मुताबिक नहीं रहने वाले। जैसे ही वह कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है वह धीरे धीरे आना के पास जाने लगता है, शायद उसे फिर से बेहोश करने के इरादे से। लेकिन जैसे ही वह करीब आता है अचानक आना उस पर हमला कर देती है। वह पूरी ताकत के साथ उस पर टूट पड़ती है। ओल्ड माँ को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और उसका सिर जोर से पास के लोहे के ढांचे से टकराता है। वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। आना को जैसे ही मौका मिलता है वह बिना समय गंवाए सावधानी से उसके पास जाती है। वह जल्दी जल्दी उसकी जेब टटोलती है और चाबी ढूंढ लेती है। फिर वह लगातार उसकी तरफ नजर रखते हुए अपने हाथों की हथकड़ी खोलने लगती है। कुछ ही सेकंड में वह खुद को आजाद कर लेती है। अब वह जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह उसका फोन उठाने की कोशिश करती है अचानक सबसे बुरा होने लगता है। ओल्ड माँ होश में आने लगता है। आना समझ जाती है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वह उसे दोबारा बांध नहीं सकती, इसलिए वह तुरंत वहां से भागने का फैसला करती है। वह तेजी से ऊपर की तरफ दौड़ती है। ओल्ड माँ भी पीछे पीछे उसका पीछा करता है। जैसे ही आना सीढ़ियों से ऊपर भागती है ओल्ड माँ उसके पैर पकड़ लेता है। आना किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वह जानती है कि उसके शरीर में अभी भी दवा का असर है और वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। वह तेजी से भागते हुए जहाज के कंट्रोल रूम में पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसे चलाना नहीं आता और रेडियो से सिर्फ अजीब सी खरखराहट की आवाज आती है। इसी दौरान दवा का असर और बढ़ने लगता है। उसका शरीर कमजोर होने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर दूर समुद्र में एक दूसरी नाव पर पड़ती है। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। वह खुद को संभालते हुए डेक तक पहुंचती है और पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा होती है कि उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती। उल्टा उसकी आवाज ओल्ड माँ का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। धीरे धीरे पीछे हटते हुए आना जहाज के किनारे तक पहुंच जाती है। वह आसपास देखती है और तुरंत पास रखा महंगा कैमरा उठा लेती है ताकि जरूरत पड़ने पर खुद की रक्षा कर सके। लेकिन तभी उसे समझ आता है कि ओल्ड माँ इस कैमरे को बहुत महत्व देता है। ये उसके लिए सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि उसका कलेक्शन है। आना बिना देर किए कैमरे को सीधे समुद्र में फेंक देती है।
इसके बाद वह खुद भी बिना सोचे समझे समुद्र में कूद जाती है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, अगर मरना ही है तो शार्क के हाथों मरने से अच्छा है कि वह खुद डूब जाए। वह पानी में गिरते ही कुछ देर तक तैरने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर जवाब दे रहा होता है। वह ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाती और धीरे धीरे समुद्र की गहराई में डूबने लगती है। अगले ही पल कहानी तीसरे दिन पर पहुंच जाती है। ओल्ड माँ अपनी नाव लेकर वापस किनारे की तरफ लौट रहा होता है, लेकिन इस बार एक अजीब बात होती है। वह अपने शिकार को मारकर समुद्र में छोड़ने के बजाय आना को जिंदा ही अपने साथ वापस ले आया होता है। असल में अब उसकी मानसिक हालत इतनी बिगड़ चुकी होती है कि अगर वह अपने शिकार की रिकॉर्डिंग नहीं करता तो उसे किसी तरह का संतोष ही नहीं मिलता। उसके लिए अब हत्या भी तभी पूरी लगती है जब वह उसे रिकॉर्ड कर सके। इसी वजह से वह आना को जिंदा रखता है ताकि बाद में उसे फिर से इस्तेमाल कर सके। उधर आना को भी अब उसकी इस आदत का अंदाजा हो चुका होता है। वह समझ जाती है कि यही उसकी एकमात्र उम्मीद हो सकती है। अगर वह सही समय का इंतजार करे तो शायद वह मदद के लिए संकेत भेज सके। जब नाव किनारे के पास पहुंचती है तब आना पूरी तरह से बंधी हुई होती है, लेकिन वह लगातार लोहे की सलाखों पर जोर जोर से मारकर आवाज करने लगती है ताकि कोई उसे सुन सके। लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ पास में सिर्फ एक बूढ़ा आदमी रहता है जो पास की एक और नाव पर होता है। उसे आना की आवाज साफ साफ सुनाई नहीं देती। इसी दौरान वह बूढ़ा आदमी ओल्ड माँ को आवाज लगाता है। असल में कभी कभी कुछ पर्यटक भी उसके पास आते रहते हैं, इसलिए वह उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार ओल्ड माँ का पूरा ध्यान आना पर होता है। उसे डर होता है कि अगर उसने ध्यान भटकाया तो उसका शिकार कहीं हाथ से निकल न जाए, इसलिए वह उस बूढ़े आदमी को नजरअंदाज करके सीधे वहाँ से चला जाता है। उधर आखिरकार पुलिस भी केस दर्ज कर लेती है, लेकिन उनका मानना होता है कि आना सर्फिंग के दौरान समुद्र में बह गई होगी। वे आसपास के समुद्री इलाके में खोजबीन करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन आना का बॉयफ्रेंड रेग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह खुद जांच करने का फैसला करता है। वह उस दिन की निगरानी कैमरों की फुटेज निकलवाता है और ध्यान से देखने लगता है। काफी देर तक देखने के बाद उसे एक अहम चीज दिखाई देती है। उस रात आखिरी में जो गाड़ी वहां से गई थी वही शायद इस मामले से जुड़ी हो सकती है। हालांकि वीडियो थोड़ा धुंधला होता है, लेकिन वह गाड़ी पर लगे विज्ञापन के निशान को पहचान लेता है। उसी के आधार पर वह उस मछली पकड़ने वाली नाव तक पहुंच जाता है जो अभी अभी वापस बंदरगाह पर आई होती है। रेग उस नाव के पास जाता है और दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। दरवाजा बंद होता है, इसलिए वह अंदर नहीं जा पाता। जब वह निराश होकर वापस जाने लगता है तभी उसे नीचे की तरफ से हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अंदर से मदद के लिए पुकार रहा हो। वह तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। बिना देर किए वह खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर वह आवाज का पीछा करता है और जल्दी ही जहाज के नीचे बने उस गुप्त कमरे तक पहुंच जाता है। और आखिरकार वह अपनी कई दिनों से लापता गर्लफ्रेंड आना को ढूंढ लेता है, लेकिन उसे यह बिल्कुल पता नहीं होता कि उसी समय ओल्ड माँ वापस लौट चुका है। आना तुरंत उसे समझाती है कि उसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं और उन्हें खोलने में समय लगेगा, इसलिए वह उसे कहती है कि वह तुरंत बाहर जाकर पुलिस को बुलाए। रेग भी समझ जाता है कि समय बहुत कम है। वह बिना बहस किए तुरंत फोन निकालता है और पुलिस को कॉल करते हुए वहां से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी अचानक उस पर पीछे से हमला हो जाता है। ओल्ड माँ उसे जोर जोर से पीटने लगता है। उसका फोन हाथ से गिर जाता है। रेग किसी तरह जमीन से फोन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ओल्ड माँ उसके पीछे चाकू से वार कर देता है। इसके बाद वह उसे लात मारता है और उसके हाथ से फोन छीनकर कॉल काट देता है। अब वह उसे खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी रेग अचानक हिम्मत जुटाकर पलटवार करता है। वह ओल्ड माँ को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़कर उसे दबा लेता है। वह पूरी ताकत से उसे पकड़े रखता है, चाहे ओल्ड माँ उसे कितना भी खरोंचने या मारने की कोशिश करे। धीरे धीरे ओल्ड माँ की सांसें फूलने लगती हैं, लेकिन तभी अचानक बाहर से आवाज आती है। वही बूढ़ा आदमी शोर सुनकर वहां पहुंच जाता है। बूढ़ा आदमी जब वहां पहुंचता है तो सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह से चौंक जाता है। वह पहले तो यही समझता है कि रेग ही कोई हमलावर है, क्योंकि ऊपर से देखने पर वही ओल्ड माँ को दबाए हुए होता है। लेकिन तभी उसे नीचे से आती आना की मदद की आवाज सुनाई देती है। अब उसे महसूस होता है कि मामला कुछ और है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही हालात तेजी से बदल जाते हैं। ओल्ड माँ को एहसास हो जाता है कि अब वह ज्यादा देर तक किनारे पर नहीं रुक सकता। अगर उसने देर की तो सच सामने आ सकता है, इसलिए वह तुरंत पहले की तरह ही सबूत मिटाने का प्लान बनाता है, यानी शिकार को समुद्र में ले जाकर खत्म करना। लेकिन इस बार एक दिक्कत होती है। उसकी नाव में तेल लगभग खत्म हो चुका होता है। वह ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। इसके बावजूद उसका पागलपन अब इस हद तक पहुंच चुका होता है कि वह जोखिम उठाने से भी नहीं डरता। चाहे दिन का उजाला ही क्यों न हो और चाहे वह किनारे के पास ही क्यों न हो, वह फिर भी अपना प्लान पूरा करना चाहता है। अब रेग को भी उसी खौफनाक अंजाम की तरफ ले जाया जा रहा होता है जिसका शिकार बाकी लोग हो चुके हैं। ओल्ड माँ फिर से कैमरा तैयार कर चुका होता है ताकि इस बार भी वह इस पल को रिकॉर्ड कर सके।
लेकिन इस बार किस्मत थोड़ी अलग होती है। शार्क आसपास जरूर घूम रही होती हैं, लेकिन वे तुरंत हमला नहीं करती। वे कुछ देर तक चक्कर लगाती रहती हैं, फिर चारा खत्म होने के बाद धीरे धीरे वहां से हट जाती हैं। ओल्ड माँ मजबूर होकर रेग को वापस ऊपर खींचता है, लेकिन इससे पहले कि आना राहत की सांस ले पाए, ओल्ड माँ अचानक रेग के पेट के पास कई बार चाकू घोंप देता है। रेग दर्द से तड़प उठता है। फिर ओल्ड माँ उसे दोबारा समुद्र में गिरा देता है। रेग अपने घाव को हाथ से दबाकर खून रोकने की कोशिश करता है, लेकिन खून बहुत तेजी से बह रहा होता है। पानी में खून फैलते ही शार्क फिर से आकर्षित होकर वापस आने लगती है। अब स्थिति फिर से बेहद खतरनाक हो जाती है। आना और रेग दोनों को लगता है कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन तभी अचानक हाइड्रोलिक मशीन रुक जाती है। यह किसी दया की वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उसी समय दूर से एक टूरिस्ट हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। ओल्ड माँ समझ जाता है कि अगर उसने अभी कुछ किया तो वह पकड़ा जा सकता है, क्योंकि वे अभी गहरे समुद्र में नहीं बल्कि किनारे के पास है। इस वजह से रेग एक बार फिर बच जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। अगर उसे तुरंत इलाज नहीं मिला तो सिर्फ खून बहने की वजह से ही उसकी जान जा सकती है। कुछ ही देर में वह ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो जाता है। यह देखकर आना समझ जाती है कि अब अगर उसने कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। वह दर्द सहते हुए एक खतरनाक फैसला लेती है। वह अपने ही अंगूठे को जोर लगाकर तोड़ देती है ताकि उसका हाथ थोड़ा पतला हो जाए और वह हथकड़ी से निकल सके। लेकिन हकीकत फिल्मों जैसी नहीं होती। काफी कोशिश करने के बाद भी वह हथकड़ी से बाहर नहीं निकल पाती। उधर रेग की सांसें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही होती हैं। आना कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है और फिर एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वह धीरे धीरे अपना हाथ अपने मुंह की तरफ ले जाती है। इसके बाद समय फिर से रात में पहुंच जाता है। ओल्ड माँ फिर से अपनी तैयारी में लग जाता है। वह दवा तैयार करता है और सोचता है कि अब वह आना को खत्म कर देगा। लेकिन जैसे ही वह कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है, वह हैरान रह जाता है। कमरे में आना नहीं होती। बिस्तर पर सिर्फ खून से सना हुआ एक कटा हुआ हाथ पड़ा होता है। ओल्ड माँ कुछ समझ पाता उससे पहले ही दरवाजे के पीछे छिपी आना तेजी से बाहर निकलती है और दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। ओल्ड माँ तुरंत हरकत में आता है। वह जल्दी से एक स्क्रू ड्राइवर उठाता है और वेंटिलेशन का ढक्कन खोलकर बाहर निकल जाता है। इसके बाद वह तुरंत जहाज की बिजली बंद कर देता है। उधर आना जहाज को चलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अचानक बिजली जाने से उसे समझ आता है कि ओल्ड माँ बाहर आ चुका है। वह तुरंत टूल बॉक्स खोलती है और उसमें से एक सिग्नल फ्लेयर निकाल लेती है। तभी ओल्ड माँ चुपचाप उसके पीछे आ जाता है, लेकिन इस बार आना सतर्क होती है। जैसे ही वह उसे देखती है, वह बिना देर किए फ्लेयर गन चला देती है। फ्लेयर सीधे ओल्ड माँ को लगती है और वह जमीन पर गिर जाता है। आना तुरंत मौका देखकर समुद्र में कूद जाती है और किनारे की तरफ तैरने लगती है। क्योंकि वे किनारे के काफी पास होते हैं, पानी ज्यादा गहरा नहीं होता। उसके शरीर से निकल रहा खून भी इस बार शार्क को आकर्षित नहीं करता। वह किसी तरह तैरकर किनारे के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी एक और मुसीबत सामने आ जाती है। जैसे ही आना किसी तरह तैरकर किनारे के पास पहुंचती है, तभी एक यॉट उससे भी पहले किनारे पर आकर रुक जाती है। इससे पहले कि आना कुछ समझ पाए या मदद के लिए पुकार सके, ओल्ड माँ वहां पहले ही पहुंच चुका होता है। वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। आना को मदद मांगने का मौका तक नहीं मिलता और वह एक बार फिर उसके कब्जे में आ जाती है। आसपास का इलाका रोशनी से भरा होता है, लेकिन गहरी रात की वजह से वहां कोई इंसान मौजूद नहीं होता। इतनी नजदीक आकर भी वह फिर से भागने का मौका खो देती है। कुछ ही देर बाद रेग को भी वहां लाया जाता है। अब ओल्ड माँ तय कर चुका होता है कि वह पहले आना को खत्म करेगा, क्योंकि वही बार बार उसके लिए मुसीबत बन रही थी। जल्दी ही खून की गंध से आकर्षित होकर एक बहुत बड़ी सफेद शार्क वहां आ जाती है। ओल्ड माँ के लिए यह अब तक देखी गई सबसे बड़ी शार्क होती है और उसे देखकर वह और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है। वह तुरंत मशीन चालू करता है और आना को नीचे समुद्र की तरफ उतारने लगता है। आना के पास अब कुछ भी करने का विकल्प नहीं होता। वह अपने कटे हुए हाथ के बावजूद खुद को संभालने की कोशिश करती है और डर के साथ नीचे देखती है। शार्क उसके आसपास घूमती रहती है, लेकिन तुरंत हमला नहीं करती, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हुआ था। ओल्ड माँ यह देखकर परेशान हो जाता है। वह इस बार भी वही नतीजा नहीं चाहता, इसीलिए वह गुस्से में आकर एक भाला हारपून उठाता है और खुद ही दखल देने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह भाला चलाता है, शार्क और ज्यादा उग्र हो जाती है और भाला उसके हाथ से छूट जाता है। आना तुरंत मौका पहचान लेती है। वह तेजी से उस भाले को उठा लेती है और उसके हुक को ऊपर लगे लोहे के रिंग में फंसा देती है। फिर वह पूरी ताकत लगाकर उस पर चढ़ने लगती है और किसी तरह वापस ऊपर डेक तक पहुंच जाती है। आखिरकार वह उस खतरनाक समुद्र से बाहर निकल आती है, लेकिन उसे पता होता है कि वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी अगर कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। वह बिना देर किए अपने शरीर से बंधी पट्टियां खोलती है और फिर से पानी में कूद जाती है। इस बार वह अपने घाव को कसकर दबाए रखती है ताकि ज्यादा खून न निकले। शार्क फिर से उसकी तरफ आकर्षित होती है, लेकिन इस बार वह उस पर हमला नहीं करती। शायद वह पहले ही खा चुकी होती है।
यहीं पर एक सच्चाई सामने आती है। शार्क सिर्फ अपने स्वभाव के अनुसार काम करती है, वह कोई बुरी या क्रूर चीज नहीं है। असली खतरा तो इंसान होता है जो जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। आना इस मौके का फायदा उठाती है और दूसरी तरफ से जहाज पर चढ़ जाती है। वह चुपचाप एक फिशिंग बॉक्स उठाती है। उधर रेग अभी भी जहाज के किनारे पड़ा होता है। उसकी हालत बेहद खराब होती है। समुद्र अचानक बहुत शांत लगने लगता है और आना को कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाए, वह तुरंत फैसला लेती है और फिशिंग गन से ओल्ड माँ पर हमला कर देती है। ओल्ड माँ घायल हो जाता है और घबराकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक एक बड़ी सफेद शार्क पानी से उछलकर उसे अपने मुंह में दबोच लेती है। कुछ ही पलों में वह उसी मौत का शिकार बन जाता है जो वह दूसरों को देता आया था। और जो कैमरा हमेशा उसके शिकारों की मौत रिकॉर्ड करता था, वह इस बार उसके अपने आखिरी पल को रिकॉर्ड कर रहा होता है। यहीं पर इस पूरी कहानी का अंत हो जाता है।